गुड मॉर्निंग क्लास। कल आप लोगों ने पढ़ लिया था एक्सपेक्टेड स्किल आफ्टर ट्रेनिंग, एक्सीडेंट, सेफ्टी और पढ़ रहे थे फायर, है ना। कल आपने क्या क्या सीखा? चैप्टर 1 आपका स्टार्ट है इलेक्ट्रीशियन और फिटर का, दोनों के लिए सेम सिलेबस है। सेम सिलेबस बोले तो एक जो भी टॉपिक सेम है या सेम चैप्टर है उसको हम आप इलेक्ट्रीशियन भी पढ़ सकते हैं, फिटर भी पढ़ सकते हैं, इसलिए उसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए कॉमन है। ठीक है, क्योंकि फिटर में भी ये चैप्टर आपका दिया हुआ है और इलेक्ट्रीशियन में भी है, इसमें जो टॉपिक डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो ये क्लास कॉमन यूज फुल रहने वाली है इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए। ठीक है, तो आपने देखा था इसके पहले आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिशियन के बारे में डिटेल में देखा था, स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड देखा था, और एक्सीडेंट क्या होता है, क्यों होता है, ये समझा था। और अगला आपने सेफ्टी भी देख लिया था, और अब हम पढ़ने वाले हैं फायर ना। फायर भी कल आप पढ़ ही रहे थे। फायर में 3 चीजें क्या जरूरी होती है फायर के लिए? फायर एक आग लगने में 3 चीजें क्या महत्वपूर्ण होती हैं? कल आप पढ़ रहे थे ना फायर को, कल आप फायर पढ़ रहे थे। फायर यानी कि आग। आग कैसे लगती है? आग लगने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण क्या क्या है? आग लगने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें क्या है बताइएगा? हाँ ठीक है, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन हो गया, फ्यूल हो गया इधर मतलब, और हाँ और हो गया हीट ना, यानी कि उष्मा। ये 3 चीजों से मिलकर आग बनती है आपका। अगर इन तीनों चीजों में से कुछ भी आप हटा देंगे तो आग क्या होगा? बुझ जाएगा, आग बुझ जाएगा। तो ये आग के लगने के लिए क्या है होना चाहिए? ऑक्सीजन, हीट और ईंधन यानी कि फ्यूल। ये 3 चीजें रहेंगी जब जाके आग बनेगा, है ना। अब आग कई तरीके की आग होती हैं, कभी एलपीजी की आग अलग होती है, कोयले की लकड़ी की आग अलग होती है ना, केरोसिन की आग अलग होती है। ये सब क्या है? अलग अलग टाइप की आगे होती हैं। अब हम अगली हेडिंग में वही देखेंगे, टाइप्स ऑफ फायर, है ना। टाइप्स ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर, है ना। अभी हम फायर पढ़ रहे हैं, है ना, फायर पढ़ रहे हैं, ये मेन हेडिंग हमारी है फायर। अब इसके अंदर में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फायर, मतलब आग के कितने प्रकार होते हैं। आग के कितने प्रकार होते हैं, जैसे क्लास ए में कौन सी आग आएगी, क्लास बी में कौन सी। देखिए क्लास ए की आग होती है, क्लास ए की आग, क्लास बी की आग, क्लास सी की आग और क्लास डी की आग। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। आग कितने टाइप की है? 4 प्रकार की। 4 प्रकार का कौन कौन सा? क्लास ए की आग, क्लास बी की आग, क्लास सी का और क्लास डी का। तो क्लास ए बी सी डी। क्लास ए की आग में जैसे एग्जांपल आपको क्या समझ में आ रहा है? सॉलिड चीजों में, सॉलिड चीजों में जो भी आग लगती है, जैसे लकड़ी हो गया ना आपका, लकड़ी, लकड़ी क्या है? सॉलिड मटेरियल है, हाँ? लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, है ना, मतलब ऐसी जो भी चीजें हो उसमें हम कौन सी आग बोलते हैं? क्लास ए की आग। और क्लास ए बी सी डी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप देखेंगे कारखानों में, कंपनियों में, ऑफिस में, अस्पताल में, वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं ना, उस पर लिखा रहता है ए बी सी डी। तो उसको देख करके आप कैसे समझेंगे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है? चारों फायर एक्सटिंग्विशर एक ही जगह रखा है, क्लास ए बी सी डी, उस पर तो लिखा रहता है ना। उसको देख के आपको समझना है कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें। अब कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे आप? जिस टाइप की आग होगी, कैसी आग में आग लगी है, उसको देख करके वो वाला फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे उठाना है। तो बताइएगा, क्लास ए में जैसे लकड़ी की आग होगी ना, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट, ये सब आगे आदि लगने वाली आग को किस अग्नि में आती है? क्लास ए की अग्नि। इस प्रकार अग्नि को बुझाने के लिए क्या यूज करेंगे?
शीतल जल अथवा बौछार, है ना, शीतल जल और बौछार इसमें यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें हम पानी का यूज इस आग में कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक की आग में पानी का यूज नहीं कर सकते। ठीक है। क्लास बी की आग का एग्जांपल जैसे लिक्विड की चीजें, क्लास बी बोले तो लिक्विड, लिक्विड में आपका क्या क्या आ सकता है? बोलिए। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, केरोसिन ये सब में लगी आगों को हम, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल ना, ये सब आग लगी है तो हम करेंगे क्लास बी की आग बोलेंगे। क्लास बी की आग में यूज होगा आपका कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, जिसपे बी लिखा होगा। क्लास सी मतलब जो गैस गैस में आगे लगती है, जैसे एलपीजी में गैस में आग लग सकती है ना, सीएनजी में लग सकती है, ये सब क्या है? गैस। अगर इसमें आग लगेगी तो हाँ क्लास सी का आग बोलेंगे। और क्लास डी है मेटल। मेटल मतलब ये अपना इलेक्ट्रिशियन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायर यानी जो वायर यानी मेटल चीजें हो गई ना, जो मेटल में होंगे, तार होता है आपका, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना, तो इन सब चीजें भी धातु चीजें हैं, उसमें जो आग लगेगा उसको बोलेंगे क्लास डी की आग, है ना, उसको बोलेंगे क्लास डी की आग। तो अब ये 4 तरीके की हो गई आग, टाइप्स ऑफ फायर, ये क्लास की 4 प्रकार हो गया। अब इनको बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा? ABCD तो लिखा रहता है ना, उसी फायर एक्सटिंग्विशर पे ABCD जो भी लिखा रहता है तो उसमें क्या होता है। क्लास ए की आग है, उसे बुझाने के लिए क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर आपने यूज किया, पर उसमें क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है। जैसे क्लास ए की जो फायर एक्सटिंग्विशर होगा क्लास ए में आग के लिए, उसमें लगा होगा आपका फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है। क्या आता है? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है। तो उसमें हम क्या नहीं डाल सकते? फायर एक्सटिंग्विशर जो ए का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका चार ये यहाँ पे ये नोट हो गया ऑक्सीजन का, इसका आगे कराता हूँ। जैसे आपने ये देखा ना यहाँ तक, आग के लिए चार्ज यूज है क्लास ए, बी और क्लास सी और डी। सॉलिड चीजों में लगेगी तो उसमें क्या, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? यहाँ लिख लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब अग्निशामक यंत्र। क्या है? अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र का मतलब आग बुझाने वाले औजार, आग बुझाने वाले औजार। तो क्लास ए की आग, क्लास बी की आग, क्लास सी की आग और क्लास डी की आग। तो किस फायर एक्सटिंग्विशर में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा? ठीक है। तो क्लास ए के लिए हम यूज कर सकते हैं वाटर फील्ड, वाटर फील्ड होम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। समझ रहे हैं ना? मतलब हम इस पे डायरेक्ट पानी भी डाल सकते हैं और एक झाग से भरा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर आता है, उसको बोलते हैं होम टाइप या वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। तो हम उसको यूज कर सकते हैं इसमें क्लास ए की आग में। क्लास बी की आग में क्या? क्लास बी की आग में हम फोम भी यूज कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्या यूज करेंगे? CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लास ए में हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे? जो वाटर फील्ड फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होगा। क्लास बी में फोम फोम हाँ, मतलब इसमें 2 यूज कर सकते हैं, फोम वाला भी और CO2।
CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। अभी जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है, CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देगा। ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दिया तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग किन चीजों से मिलकर बनी है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। वहां पे क्या रहेगा, ऑक्सीजन कट जाएगा तो आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पे CO2 यूज कर सकते हैं, है ना। अगला CO2 यूज कर सकते हैं। अगला आ गया आपका क्लास सी। क्लास सी में कौन सा यूज कर सकते हैं हम, क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा यूज करेंगे। क्लास सी में क्या होता है बताइए। क्लास सी में CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 होगा ना, CO2 इसमें है, इसमें भी यूज हो सकता है ना CO2। और इसमें एक यूज कर सकते हैं हेलोजन टाइप, हेलोन टाइप, है ना, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। हेलोन सोर्स, उसको CTC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CTC, मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC, है ना। इसका मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या भरा होता है इसमें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, ये CTC हो गया। और इसको कई बार फार्मूले में लिख देता है CCl4। क्या लिख देता है, इसको फार्मूले में लिख देता है CCl4। फार्मूला इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, ठीक है। ये सिलेंडर में आग लगी है तो कौन क्या यूज करेंगे, CTC। सिलेंडर की आग कौन सी आग हो गई, सिलेंडर की आग क्लास सी की आग। क्लास सी की आग में यूज करेंगे CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, हेलोन टाइप, CTC मतलब उसका ही CCl4, ये चार नाम इसमें आता है। और अगला आ गया आपका क्लास डी। क्लास डी की आग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास डी की आग ही हमारा है इलेक्ट्रिकल की आग। कैसी आग, इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल की आग बोले तो जो भी हमें मेटल में लगती है, कॉपर में, एल्युमिनियम में, ये सब लगेगा ना, कॉपर एल्युमिनियम बाइंडिंग में, बाइंडिंग में, है ना, मोटर में, ट्रांसफार्मर में, समझ रहे ना। ये सब चीजों में जब आग लगेगी तो कौन सी आग होगी, क्लास डी की आग। उसको यूज करने के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा बताइएगा। CO2 भी यूज कर सकते हैं, CCl4, CCl4 समझ रहे ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हर जगह यूज हो सकता है। क्या हो सकता है। और आपने देखा होगा कहीं कहीं बालू भी लगा होता है ना, बालू बाल्टियों में भर के रखा रहता है ना, बालू, उसमें लिखा रहता आग। आग बुझाने के लिए बालू का उपयोग करेंगे। कौन सा, ऐसे आग लग गई इलेक्ट्रिकल मोटर में है, जनरेटर फैक्ट्री में, तो हम वहां पे आग बुझाने के लिए उसका भी उपयोग करेंगे, ठीक है। और क्लास ए की आग, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, चार आग होगी आपका। चार आगों को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होने वाला है, ये हो गया, है ना। इलेक्ट्रिकल आग में क्या आएगा, मोटर की आग लगी तो कैसा आग होगा, मोटर में जो आग अगर लगी है बाइंडिंग में, मोटर में, ट्रांसफार्मर में, तो कौन सी आग है, क्लास डी की आग। उसको बुझाने के लिए क्या यूज करेंगे, हाँ शायद बालू, है ना, ठीक है। और इसमें आप बताइएगा, क्वेश्चन पूछता हूँ। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, अगर CTC, हम CCl4 को CTC बोल सकते हैं ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये कहीं भी अगर आपको मिलता है, ये चारों आग में आप कॉमन यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, इसको CTC को हम चारों पे यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें क्या नहीं यूज कर सकते, तो इसमें क्या नहीं यूज कर सकते, तो पानी वाला वाटर फील्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल की आग है ना। हाँ, अब मुझे बताइएगा इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज होता है।
इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, विद्युत में जो आग लगी है उसके लिए आप कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करेंगे? CpCl4 या CO2 एक्सटिंग्विशर, क्योंकि ये करंट को कंडक्ट नहीं करता, और क्या करता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बंद कर देता है, काट देता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाता है। यहाँ तक समझ में आया? CTC हम कितने यूज कर सकते हैं? चारों में, है ना। और फोम टाइप किसमें नहीं यूज कर सकते? इलेक्ट्रिकल की आग, क्लास डी की आग। कौन सी आग? क्लास डी की आग, है ना। और यहाँ पे कोई कुछ पूछना? ठीक है, तो यहाँ हो गया, इतना हो गया, समझ में आया ना अच्छे से? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी। सॉलिड चीजों में लकड़ी के ऊपर इसमें लगा तो कौन सी आग हो जाएगा? क्लास ए की। क्लास बी लिक्विड पेट्रोल डीजल केरोसिन में लगा दो लिक्विड की आग को, है ना। गैस की आग LPG लगा, आपका सिलेंडर लगा या सिलेंडर, है ना, सिलेंडर की आग को क्लास सी की आग। क्लास डी की आग इलेक्ट्रिकल की आग। इसको बुझाने के लिए वाटर फील्ड फोम टाइप, CO2 हेलोन, है ना, CO2 CCl4, ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक है, ये था आपका टाइप्स ऑफ फायर, है ना। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है? पानी को कभी भी हम इलेक्ट्रिकल आग में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पानी खुद कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। वो हमें आग में, अर्थिंग में कभी भी पानी जब भी डालना है तो अपने को सेफ इंसुलेट करके और फिक्स करके पानी डालना है। डायरेक्ट पानी ऐसे धार बना के नहीं डालना है, इस चीज को विज्ञान में रखना है, क्योंकि पानी जो है तार के तरीके से व्यवहार करेगा, करंट के तरीके से, कंडक्टर के तरीके से, और उस करंट को अपने पास तक पहुंचा देगा। ठीक है ना, आपका हो गया आग, है ना, टाइप्स ऑफ फायर। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है आपका फायर एक्सटिंग्विशर भी हो गया आपका, फायर हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। अब अगला आता है सेफ्टी साइन। समझे ना, अगर कहीं आपको आग लग गई है तो सेफ्टी साइन का मतलब उस कुछ साइन बना होगा। कहीं आपने देखा होगा ऐसा साइन बना होगा ना, कहीं देखा होगा ऐसा साइन बना है ना, कहीं देखा होगा ऐसा साइन बना है। तो साइन का आप क्या समझेंगे और साइन का मतलब क्या होगा? कहीं देखा होगा ऐसा बना होगा, है ना, सब कुछ पॉजिटिव इसमें लग रहा होगा। इसमें समझिए कि एक सिगरेट बना करके और उसको मना कर दिया ना, तो ये सब ऐसे साइन कहीं नहीं देखने को मिलता होगा आपको, है ना। इसमें इलेक्ट्रिकल हैजार्ड का हो गया, है ना, ऐसे देखने को मिलता है जनरल। तो साइन से आप क्या समझते हैं, और साइन का क्या महत्व है? क्यों? क्योंकि जब भी मान लीजिए आग लग गई तो अगर ऐसा कुछ किस टाइप का साइन होगा, वो आपको क्या संकेत कर रहा है इमरजेंसी कंडीशन में, समझ लेना, उसको आपको फॉलो करना है। ये होगा आपका सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन कितने तरीके का होता है? 4 तरीके। सेफ्टी साइन का हिंदी सुरक्षा चिन्ह। क्या होता है हिंदी? सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह, इसका मतलब सेफ्टी साइन, सुरक्षा चिन्ह, कि आपको सुरक्षा के लिए कुछ चिन्ह बने होंगे, उन चिन्ह को आपको पहचानना है। वो चिन्ह आपको क्या संकेत कर रहे हैं, वो आपको समझना है। ये कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का। 1 2 3 4। पहला निषेधात्मक, आप इस तरीके से समझिए, निशाचे सो, ये याद रखने के लिए मैं ऐसा आपको लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ट्रिक बनाने वाला है, इससे आपको याद होने वाला है। निषेधात्मक, सा का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक, चे का मतलब चेतावनी, ठीक है,
छ का मतलब चेतावनी, सु का मतलब सूचनात्मक, सु का मतलब सूचनात्मक, है ना, सूचनात्मक। कितने तरीके हो गया? 4, है ना। निषेधात्मक का मतलब जो मना करे, क्या करे? जो मना करे, मतलब कि ऐसा हमें नहीं करना है, किसी कार्य को रोके। सकारात्मक मतलब अनिवार्य रूप से करें, हाँ। सकारात्मक का मतलब अनिवार्य, आप उसको कर सकते हैं, अनिवार्य करना। चेतावनी का मतलब, चेतावनी का मतलब वार्निंग, ये आपको वार्निंग, है ना, सचेत करना है, सचेत करता है किससे? खतरों से, है ना। सूचनात्मक मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी बताता है, जानकारी देता है, समझ रहे ना। जो निषेधात्मक जो मना करता है, सकारात्मक जो काम करने के लिए बोलता है, और चेतावनी जो आपको सचेत करता है, सूचनात्मक जो आपको इंफॉर्मेशन और जानकारी देता है। ये हो गया 4 तरीके, ठीक है। अब इनका अलग अलग तरीके से सिंबल होता है ना, इनका अलग अलग तरीके से सिंबल होता है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। निषेधात्मक में कैसा रहता है? निषेधात्मक का सिंबल देखा था आपने, ऐसे करके मना करता है ना कहीं भी, है ना। सकारात्मक का मतलब ऐसे, इस आपको पॉजिटिव में मतलब गोलाकार, गोलाकार, है ना, चेतावनी, वार्निंग, आपका त्रिभुजाकार। इनका आकार कैसा होगा? इनका आकार, इनका सबका आकार ध्यान रखना आपको, ना। हाँ, इनका आपको आकार रखना है। इसका 2 आकार बनता है, एक स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में, है ना। तो निषेधात्मक का क्या होगा? आकार कैसा होगा? गोलाकार, और उस पर एक लाल रंग की क्रॉस पट्टी लगी होगी, लाल रंग की क्रॉस पट्टी लगी हुई। सकारात्मक में गोलाकार, चेतावनी में त्रिभुजाकार, और सूचनात्मक में आयताकार और स्क्वायर या रेक्टेंगल। ये 4 तरीके से बनाऊंगा। नीचे अगर ऐसा दिखेगा तो आप क्या समझेंगे? नहीं करना है, मना कर रहा है ना। जैसे आपने देखा होगा डू नॉट रन का बना रहता है, यहाँ पे दौड़ना मना है, उस पर एक आदमी बना दिया जाता है ना, एक आदमी बना दिया जाता है, उसे दौड़ते हुए बच्चों को स्कूल के सामने देखा होगा, है ना, स्पीड के। तो ये और उसके बाद वो देखा होगा पेट्रोल पंप पे सिगरेट की डिब्बी को उसमें लगा करके मना करता है कि यहाँ आग जलाना मना है, वो अपना आता है निषेधात्मक में, मतलब वो मना करता है। नो स्मोकिंग देखा होगा ना, नो स्मोकिंग का, एक ऐसे सिगरेट बनाता है, ऐसे सिगरेट बना करके और इसमें ये मना कर देता है ना कि आप यहाँ सिगरेट नहीं जला सकते ना। सकारात्मक का मतलब एक आपका हेलमेट बना देता है, एक आपका हेलमेट, समझ रहे ना, ये समझिएगा हेलमेट है, एक आपका हेलमेट बना देता है कि आपको हेलमेट यहाँ पे अनिवार्य रूप से लगाना है। वार्निंग का ये आपको चेतावनी देता है, जैसे 33 kV वोल्ट, है ना, 33,000 वोल्टेज है तो डेंजर साफ, डेंजर सा होगा ना, इलेक्ट्रिकल फायर, है ना। ये सब कैसा एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रिक फायर, है ना। ये सब कैसा रहता है? डेंजर का। कभी कभी देखा होगा कि इसके अंदर एक मूड़ी बना करके और एक क्रॉस लगा देता है, ऐसा बना करके ऐसा लगा, है ना। तो वो सब क्या करता है? चेतावनी देता है, हमको सचेत करता है, हमको बताता है कि यहाँ पे खतरा है ना, उसे हमको वार्निंग देता है। सूचनात्मक में आपने देखा होगा फर्स्ट एड बॉक्स देखा होगा ना, कहीं फर्स्ट एड बॉक्स की सूचना होती है, ये है फर्स्ट एड बॉक्स, इसका मतलब फर्स्ट एड बॉक्स, और इसका मतलब
इनकेस आप इमरजेंसी इधर से निकले, है ना। ये कई तरीके से चारों में समझ में आ रहा है ना अंतर। पहला आपका मना करेगा, उसका एग्जांपल हो सकता है दौड़ना नहीं है, स्मोकिंग नहीं करना है ना। और उसके बाद साइकिल कहीं मना है, और ऐसे में और पैदल चलना मना है, अलग अलग रूट होता है ना। ये होते आपका मना करने वाला। अगला आता है आपका कौन सा, अनिवार्य। अनिवार्य नहीं सकारात्मक। इसका एग्जांपल हो गया हेलमेट को पहनना है, बियर हैंड प्रोटेक्शन, बियर आई प्रोटेक्शन, समझे ना। गॉगल्स को पहनना है, ये सब चीजें किसमें आता है, हाँ सेफ्टी ग्लव्स पहनना है, सब सकारात्मक। चेतावनी का आपका रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, समझे ना, इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क है। टॉक्सिक हैजार्ड है ना, जहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ रखे होते हैं जो हमें बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, आप इंडस्ट्री में रखा होता है क्योंकि तो प्योरीफाई करने के लिए वो पदार्थ रखे होते हैं, समझे ना। तो वहां पे ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसा होगा, चेतावनी, जहाँ रिस्क ऑफ फायर है वो चेतावनी है, इसका एग्जाम्पल होगा। और अपना अगला आ गया आपका सूचनात्मक। सूचनात्मक का एग्जाम्पल एग्जिट लगा ना, इस पे एग्जिट लिखना है, यहाँ एग्जिट लिख दिया तो ये इमरजेंसी डोर हो गया, इमरजेंसी डोर। इनके साथ इमरजेंसी आपको किस तरफ से भागना है। जैसे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे आग लग गया, अभी आपको ये सूचना मिल रही है ना, एग्जिट का ऐसा सैंपल मिला, तो उस रास्ते से आपको इमरजेंसी में जा करके वहां पे असेंबल्ड होना है ना। और इनकेस एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो ऐसा लिखेगा तो इसका मतलब वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है, मतलब प्राथमिक उपचार की कुछ सामान वहाँ पे रखा है, उससे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें 4 तरीके से होती हैं। यहाँ समझ में आ रहा कोई दिक्कत, अंतर क्लियर हो गया चारों में। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है आपका, और सेफ्टी साइन क्या है ना। सेफ्टी साइन की यूज करेंगे, सेफ्टी साइन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे सेफ्टी साइन, ये हो गया, इसको हम इरेज कर सकते हैं। सेफ्टी साइन हो गया। हाँ, फर्स्ट एड में मतलब क्या समझते हैं, प्राथमिक उपचार में शॉक लगे आदमी को हाथ से छूना सही है। किसी आदमी को शॉक लग गया है तो क्या उसको हाथ से छूना सही है? कैसे उसको कैसे ठीक करेंगे फिर? क्योंकि छूने से हमें भी करंट लग सकता है या करंट आ सकता है, इसलिए हमेशा उसको सूखी लकड़ी से अलग करेंगे, है ना, या प्लास्टिक का यूज करके अलग करेंगे। तो फर्स्ट एड में ये हमेशा इम्पोर्टेंट रखना है ना। प्राथमिक उपचार करने से पहले अगर आप इलेक्ट्रिकल के अगर आप शॉक लग गया तो उसको कैसे हम अलग करेंगे। सबसे पहले सप्लाई ऑफ करना है, फिर क्या करना है, सप्लाई ऑफ करना है, फिर ड्राई ऑब्जेक्ट से उसको अलग करना है, फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है तो देना है, और उसके बाद मेडिकल के लिए डॉक्टर को सबको यहाँ बुलाना है। ये चीजें हमारा फर्स्ट एड में हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, आपने देखा होगा, ये सूचनात्मक देख लिया ना, चेतावनी देख लिया। अब अगला पॉइंट है आपका पीपीई। पीपीई का मतलब समझते क्या होता है? पीपीई, पीपीई पीपीई इसको क्या समझते हैं? आपने अक्सर सुना होगा ना कि पीपीई को अनिवार्य रूप से पहनना है, सेफ्टी फॉलो करने के लिए पीपीई जरूरी है ना। उससे क्या समझते हैं? पीपीई का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत रक्षा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसका मतलब कि ये हमें व्यक्तिगत तरीके से पर्सनल हमारे सेफ्टी के लिए होता है। ये चीज क्या होता है? पर्सनल हमारे सेफ्टी के लिए
होता है ना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म दे देके आपको पूछता है इसका फुल फॉर्म क्या है ना। एग्जाम में हो गया, कंपटीशन में है, इसमें एक वर्ड आपको चेंज कर देगा बीच में, है ना। इक्विपमेंट की जगह कुछ और लिख दिया, प्रोटेक्टिव की जगह पर्सनल लिख देगा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो अब बताइए रबर शूज और ग्लव्स क्यों पहने जाते हैं? रबर शूज और ग्लव्स क्यों पहना जाता है? हाँ ठीक है, और करंट ना लगे, अच्छा है। रबर क्योंकि इंसुलेटर होता है, ग्लव्स पहनते हैं ना, वो क्या होता है, पीपीज के अंदर में आपका आता है सब कुछ, जैसे सेफ्टी शूज हो गया, रबर का ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गया, हेलमेट हो गया, एप्रॉन हो गया, टेस्टर हो गया, ईयरबड्स हो गया, लेग गार्ड हो गया, ये सब क्या है, पीपीज के अंदर में आता है। जैसे आपको लिख लीजिए, लिखना है तो पीपीज है एग्जाम्पल, पीपीज सेफ्टी शूज, सेफ्टी शूज क्या है, गॉगल्स, हैंड ग्लव्स, ईयरबड, लेग गार्ड, अब क्या है, ये पेज है, एप्रॉन, है ना। और टेस्टर भी आपका पीपीज में आता है, इसको ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन का सबसे अच्छा दोस्त होता है टेस्टर, है ना। हेलमेट हो गया आपका, हेलमेट इंपॉर्टेंट लिखना, हेलमेट, है ना। ये आपके पीपीज होते हैं। आपका रबर ग्लव्स हो गया ना, हैंड ग्लव्स हो गया, ठीक है। ये आपका पीपीज है, पीपीज को हमेशा पहनना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब बताइएगा रबर शूज और ग्लव्स के पहने जाते हैं क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, करंट को बॉडी में जाने से रोकता है। जब करंट को बॉडी में जाने से रोकता है तो हम बच जाते हैं, हमें शॉक नहीं लगता, हमारा नुकसान नहीं होता है। इसलिए पीपीज क्या है, इलेक्ट्रिशियन का सुरक्षा कवच है, इसको आपने पहना तो आपको शॉक नहीं लगने वाला, ठीक है। ये आपका हो गया पीपीई, पीपी समझ रहे हैं ना। हाँ, सेफ्टी शूज आपको पता है पैर में पहनते हैं, है ना, पैर में हैंड ग्लव्स, हाथ में हेलमेट, सिर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पीपीई पहना तो हम सेफ रहेंगे, क्योंकि जब भी करंट आपके शरीर में आएगा यहाँ तक, है ना, तो अगर आपने पहना हुआ है हैंड ग्लव्स और सेफ्टी शूज तो करंट आपका क्या होगा कि आपके सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपने कल देखा था ना, करंट जाने के लिए सर्किट कंप्लीट होगा जब भी करंट बहेगा। बीच में इंसुलेटर का काम करेगा शूज और हैंड ग्लव, वो ब्रेक कर देगा, करंट को आपकी बॉडी में नहीं आने देगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पीपीई पर, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका इमरजेंसी रिएक्शन। पीपीई का फुल फॉर्म हो गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। अब अगला पॉइंट आता है आपका इमरजेंसी रिएक्शन, बताइएगा इमरजेंसी रिएक्शन, इमरजेंसी रिएक्शन या रिस्पॉन्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, समझिएगा। इमरजेंसी रिएक्शन या रिस्पॉन्स क्या है, क्या आपके लिए सबसे पहला काम है। इमरजेंसी में सबसे पहला काम क्या है, इमरजेंसी में सबसे पहला काम क्या है, अगर किसी को शॉक लगा तो इमरजेंसी में सबसे पहला काम क्या है, हाँ गुड आंसर, सप्लाई ऑफ करना। जब तक बिजली बंद नहीं होगी तब तक हम सब में कोई भी सेफ नहीं है ना। जब तक बिजली बंद नहीं होगी तब तक हम सब में कोई भी सेफ नहीं है। इमरजेंसी में सबसे पहले सप्लाई ऑफ करके और फिर
हाँ ठीक है। और और क्या करेंगे? दुर्घटना होती है ना संस्थाओं में हो जाती है, तो उस समय सबसे पहले अलग किया, सबसे पहले मशीन को ऑफ किया जिसमें हुआ, और सप्लाई ऑफ किया, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति को छुड़ाया, है ना। अगर व्यक्ति को लगा है तो अगर मशीन का कुछ नुकसान हुआ तो मशीन को बंद किया और अपने से सीनियर को तुरंत बुलाया। अगर मशीन में नुकसान हुआ तो भी नुकसान तो कहीं भी हो सकता है ना, और इसलिए कहीं कहीं देखो फायर अलार्म रहता है, कहीं आग बजी तो फायर अलार्म को टिपना है, तो वो सब इमरजेंसी रिएक्शन होते हैं। इमरजेंसी रिएक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको डिपेंड करता है कि आप आगे काम करने लायक हैं या नहीं है ना। इसलिए उसको हमेशा ध्यान में रखना है। जहाँ भी कोई स्थिति होती है तो वहाँ हमें तुरंत एक्शन लेना है, उस हिसाब से एक्शन। अगर फायर लगा है तो फायर अलार्म, फिर जाके सीनियर को इन्फॉर्म करना है। और अगर मशीन में लग गया, इसमें मशीन में कुछ नुकसान आई, फॉल्ट आ गया, तो मशीन को सबसे पहले बंद करना है, उसके बाद सीनियर को इन्फॉर्म करना है। अगर अपने साथी कर्मी को लग गया है तो सबसे पहले स्विच ऑफ करना है, मतलब सप्लाई ऑफ करना है, फिर उसको छुड़ाना है, फिर उसको रेस्पायरेशन देना है, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन जरूरी है, और उसके बाद उसको बुलाना है डॉक्टर, मेडिकल, और इन्फॉर्म करना है। के 4 तरीके होते हैं, ठीक है। अब आप पढ़ रहे थे आरटी, एक शब्द बार बार सुना, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ना, आर्टिफिशियल। इमरजेंसी रिएक्शन समझ में आया? रिस्पॉन्स कैसे करेंगे इमरजेंसी में? जैसा भी घटना होगा, दुर्घटना होगा, उस हिसाब से रिएक्शन करना है ना। आपके सहकर्मी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो क्या करेंगे? आपके सहकर्मी को, आपके सहपाठी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो उसको कैसे बचाएंगे? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मतलब सप्लाई ऑफ किया और उसको अलग किया और खुद को इंसुलेट करके उसके बाद आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन देंगे, उसके बाद डॉक्टर मेडिकल बुलाया। तो इसमें आ गया आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, यही है आपको पढ़ना है कि आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन में आप क्या समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसे देंगे। इसका हिंदी होता है कृत्रिम श्वास। क्या हिंदी है? कृत्रिम श्वास, कृत्रिम श्वास, है ना। कि आप उसको कृत्रिम श्वास प्रक्रिया कैसे अपनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले होता क्या है कि जब किसी को शॉक लगता है, शॉक लगा किसी को, तो उसमें क्या होता है, करंट का स्पीड इतना ज्यादा होता है, हमारे ब्लड से ज्यादा होता है, ब्लड को उसको जमा देता है, और उस समय ऑक्सीजन, ब्लड से ही ऑक्सीजन जाता है माइंड तक, दिमाग तक, शरीर में ना ऑक्सीजन। और जब भी कहीं ऑक्सीजन नहीं जाता है तो आदमी क्या होता है, बेहोशी की स्थिति में होता है या डेथ भी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है, जब आप उसको ऑक्सीजन दिया, मतलब आर्टिफिशियल, जब उसको सांस भरेंगे, आप उसको सांस देंगे, तो सांस देने पे क्या होगा, लंग, फेफड़े के माध्यम से, उसके बाद शरीर में सांस जाएगा, हवा जाएगा, हवा में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन उसका आगे पूरा बॉडी तक जाएगा, जब वो जिंदा रह पाएगा। हाँ, नहीं तो उसकी ऑक्सीजन नहीं जा रहा है दिमाग में, है ना, तो इसी कारण से डेथ हो जाती है। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आपने सांस दिया तो वो ब्लड में ऑक्सीजन अंदर गया और उससे ब्लड का सप्लाई चालू हो गया। ब्लड में ऑक्सीजन है ना, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन जाता है बॉडी में, तो ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचेगा, दिमाग अपना काम करेगा, नहीं तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। दिमाग काम करना बंद कर देना क्या होगा, बेहोशी हो जाएगी, है ना। और ज्यादा खतरा है तो बेहोशी से ज्यादा तो और हादसा बड़ा या मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हमें 3 स्टेप में आपने पढ़ा तो पढ़ ही लिया था। स्विच ऑफ सप्लाई ये तो हो गया आपका, ये आप समझते हैं। ड्राई ऑब्जेक्ट से कैसे अलग करना वो भी आप समझते हैं। तीसरा है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अब ये कितने तरीका का होता है? 4 विधियां होती हैं। कितने? सिल्वेस्टर केफर और मुंह से मुंह और इंस्ट्रूमेंट से। कैसे? ये हो गया आपका सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर
सिल्वेस्टर विधि होता है और होता है शेफर विधि, समझ रहे ना, शेफर विधि। और होता है आपका शेफर सिल्वेस्टर की भी मुंह से मुंह विधि, मुंह से नोज विधि भी थी अभी, लेकिन वो जाके थोड़ा प्रचलन में मुंह से मुंह विधि वाला ज्यादा अच्छा चल रहा है। और है एक इंस्ट्रूमेंट द्वारा, इंस्ट्रूमेंट द्वारा, कैसे, इंस्ट्रूमेंट द्वारा, है ना। सिल्वेस्टर विधि कैसे यूज करेंगे, बताइए। पेट की तरफ की जब आग होगी, सिल्वेस्टर मतलब ये आपका समझिए सीने की तरफ आग होगी ना, सिल्वेस्टर सीने की तरफ जब आग होगी, पेट की तरफ आग होगी, तो उसको कैसे पेट के बल लेटा देंगे, फुला देंगे। पेट के बल लेटाने के बाद उसको ऐसा कुछ उठाएंगे कि उसको हल्का सा सर उसका नीचे होना थोड़ा सा, और उसके मुंह में कुछ है, अगर गुटखा ऐसा कुछ है खाता है तो उसको अलग करके फिर नाक बंद करके फूंक मारना है, मुंह से फूंक मारना है, जिससे उससे हाथ अंदर तक जाएगा सांस और उसको ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। ऐसा आता है शेफर विधि। शेफर विधि कब यूज करेंगे, जब पीठ की तरफ छाला होगा। सिल्वेस्टर जब सीने की तरफ यानी पेट की तरफ आग लगी है, शेफर जब पेट की तरफ आग लगी है, पेट पर छाले हैं, तो उसको क्या करेंगे, पेट के बल लेटा देंगे। पेट के बल या एक करवट लेटा करके वो सीने के नीचे एक तकिया रख करके फिर उसको रिब्स को अंगुलियों से उसके हल्का दबा करके, है ना, उसके बाद हल्का हल्का 2-3 बार दबाते रहेंगे सेकंड में, तो उससे क्या होगा, उसके रिब्स की पसलियां जो है फेफड़े लंगे अप डाउन करेंगे डायफ्राम, तो उसका श्वास में चल सकता है। और तीसरा आता है आपका मुंह से मुंह में हवा भरना, ये लेवर्ड मेथड है और ये सबसे ज्यादा उपयोग में है। मुंह से मुंह में कैसे भरते हैं, मुंह से मुंह विधि में उसका माउथ को ओपन किया, नाक को उसके बंद कर दिया हाथ से, है ना, तो उसके बाद उसमें फोर्सफुली हवा मारेंगे, इससे हवा उसके अंदर तक जाएगा और वो काम है। चौथा आपका है इंस्ट्रूमेंट द्वारा, मतलब आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक रबर वाल्व होता है, रबर वाल्व, और उसका एक फिल्टर चैम्बर है ना, फिल्टर चैम्बर आउटलेट वाल्व होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर हवा पीड़ित के मुंह पे एक मास्क लगा देंगे, जो भी आदमी को लगा है उसको एक मास्क लगा दिया, और उसके बाद मास्क के माध्यम से पीड़ित के अंदर हवा भेज देंगे। उसमें एक वाल्व रहेगा, वाल्व को दाबेंगे, है ना, तो उसमें हवा को तो उसके मुंह पे लगाया उस माध्यम से वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, कि आपको प्रैक्टिकल में दिखाने को हम दिखा देंगे कि आप समझ में आएगा। ठीक है, पहले क्या पढ़ा था, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट से कितनी हेडिंग पढ़ा आपने, पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन का काम, स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, एक्सीडेंट, है ना, सेफ्टी, सेफ्टी रूल्स, फायर और फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड, पीपीज, है ना, इमरजेंसी रिएक्शन, सेफ्टी साइन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये आप पढ़ लिए। अब आपको इसके आधार पे कंप्लीट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और एग्जाम में अब कैसा क्वेश्चन पूछता है आगे हम वो आपको बता देते हैं, है ना, कि एग्जाम में कैसे पूछता है, कंप्लीट